हेलो स्टूडेंट्स, सर्कुलर मोशन को आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो लास्ट क्लास में मैंने आपको एक क्वेश्चन होमवर्क दिया था। ठीक है, पहले मैं वो डिस्कस कर देता हूँ। बहुत आसान सा होमवर्क था वो। और फिर कुछ एक दो क्वेश्चंस और हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन पे करेंगे। ठीक है ना, और बाद में अपन वर्टिकल सर्कुलर मोशन स्टार्ट कर लेंगे, है ना। तो समझे बात को। जैसे मैं आपसे कहूँ कि एक बेसिक ऐसे लेते हैं अपन, सॉरी वो क्वेश्चन को पहले करा था ना मैं, हाँ वो क्वेश्चन बता देता हूँ। ऐसा कोई क्वेश्चन दिया होगा मैंने कल आपको कि एक रस्सी के साथ आपने पत्थर को बांध के थीटा एंगल पे घुमाया था। हाँ सर, हमको याद है। और ये कोनिकल पाथ बना रहा था ना ऐसे। और फिर मैंने इस रस्सी को कट किया था, तो मैंने बोला था कि यहाँ से कुछ हाइट दी होगी मैंने आपको, है ना। ग्राउंड से कुछ हाइट स्केच दे रखी होगी, फिर इसकी मैंने रेंज पूछी होगी कितना दूर जाके गिरेगा ये। तो आप क्या कहेंगे कि सर इसमें कोई दिमाग लगाने की आवश्यकता ही नहीं थी। डब्लू आपने दे रखा था, एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट दे रखी थी। एक बात सोचिए सर कि जब ये ऐसे गोल गोल घूम रहा था, तो आप किसी भी इंस्टेंट पे इसको कट करेंगे तो ये उस टेंजेंशियल वेलोसिटी से ही जाएगा। जैसे इसको अगर मैं टॉप से देखूँ ना, इसको ऐसे, तो मुझे पता है कि वो एक सर्कल में घूम रहा है, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन में घूम रहा है। अगर इसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा गिवन है आपको, तो लीनियर वेलोसिटी निकालोगे क्या, ये रेडियस निकालनी पड़ेगी सर। v इक्वल टू ओमेगा आर वाला फॉर्मूला लगा दोगे आप सर। लेकिन आर आपको निकालना पड़ेगा, और आर क्या बनेगी इसकी, ये बनेगी ना। ये लेंथ एल दे रखी थी, तो ये लेंथ एल कोस थीटा, ये एल साइन थीटा बताया था मैंने। साइन थीटा का फॉर्मूला जब लगाते हैं अपन, तो आर अपॉन एल लिखते हैं ना। आर की वैल्यू क्या आती है, एल साइन थीटा आती है। थीटा की गिवन है, एल गिवन है। तो आप कहेंगे सर वी की वैल्यू निकाल लो पहले, ओमेगा इंटू एल साइन थीटा। ये वी आ गए ना, और वी आ गया। जैसे रस्सी को कट कर दोगे, अब ये गोल गोल नहीं घूमेगा, सीधा ऐसे जाएगा, लेकिन नीचे ऐसे जाएगा ऐसे। मतलब मान लेते हैं कि आपने रस्सी जब ऐसे आ रहा था, यहाँ पे आया तब रस्सी कट कर दी, तो फिर ये प्रोजेक्टाइल मोशन करता हुआ यहाँ की गिरेगा। जो रेंज आपको निकालनी थी वो कैसे कैलकुलेट करोगे। आप कहोगे सर हमने एक ऐसा फॉर्मूला पढ़ रखा है, अगर इसकी स्पीड इनिशियल u होती है और हाइट अगर h दे रखी है, तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है प्रोजेक्टाइल मोशन में सर, u इक्वल टू 2√h/g। याद कीजिए, आपने पहले ही पढ़ रखा है, पहली बार नहीं होगा ये चीज, है ना। तो रेंज आपको निकालनी थी, तो आप कहेंगे रेंज तो हमको निकालनी है सर। u जो है वो क्या बनेगा, ओमेगा एल साइन थीटा बनेगा। u क्या बनेगा, ओमेगा एल साइन थीटा, और इसमें क्या आएगा 2h/g आ जाएगा। समझ गए ना। इस तरीके से इसको सोल्व करना था। ओके, मैंने ये क्वेश्चन आपको दिया था। बात समझ में आ रही है। आसान सा क्वेश्चन था, बहुत ही कुछ खतरनाक कैलकुलेशन इसके अंदर नहीं है। चलिए जी, अब इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। तो वर्टिकल सॉरी हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन के मैं एक दो क्वेश्चंस और आपको करवाता हूं, है ना, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। मान लेते हैं कि मैं आपसे कहूं कि एक ऐसे पाइप है ना, थिन पाइप है, पतला पाइप है, और आपने क्या किया, दोबारा बनाते हैं, थिन पाइप ही बना लेते हैं ना। ऐसे एक रस्सी इसके अंदर से जा रही है, एक ब्लॉक लटका रखा है आपने, कैपिटल एम मास का। फिर रस्सी इसके ऊपर से आके ऐसे, ये स्मॉल एम, ये एंगल कितना है, थीटा। ठीक है, अब इसमें हम क्या कर रहे हैं कि इसको घुमा रहे हैं ऐसे, जैसे ये पाइप है ना, इसको पकड़ के ऐसे घुमा रहे हो, तो ये ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, और ये इक्विलिब्रियम पे है। आप क्या कर सकते हैं, कैपिटल एम ब्लॉक एन इक्विलिब्रियम कंडीशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, आप फुल फॉर्म लिखेंगे इसकी। ठीक है ना डियर, मैं हर चीज शॉर्ट में लिख के चल रहा हूँ। एंट्रोमास इक्विलिब्रियम कंडीशन, है ना। ठीक है सर, एम ब्लॉक इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है, तो आप इसको कितने ओमेगा से घुमाओ। अगर ये लेंथ यहाँ पर एल है ना, ये लेंथ, तो ओमेगा की वैल्यू क्या हो कि सिस्टम इक्विलिब्रियम पे हो। एम एन, एम जो ब्लॉक है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे हो, उसके लिए
ओमेगा की वैल्यू क्या होगी, कितने ओमेगा से इसको घुमाना चाहिए। ये क्वेश्चन हो गया। आप कहेंगे सर देखो नोटिस करो, जब ये है ना, इसे घूम रहा है ना, सर्कुलर मोशन कर रहा है ना, इसका जो पाथ है या इसका जो प्लेन है वो हॉरिजॉन्टल है। हाँ सर, तो हॉरिजॉन्टल ही अपन पढ़ रहे हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन में चल रहा है पूरा सीन। आप सर इसमें समझ सकते हैं कि इसमें रेडियस ये बनेगी इसकी सर, और इस पे बाहर की तरफ एक फोर्स लगा पाएंगे क्या, एम ओमेगा स्क्वायर आर, और आर ये काउंट हो जाएगा। और ये यार अपन पहली बार नहीं निकाल रहे, अपन बहुत बार फाइंड आउट कर सकते हैं, क्या कर चुके हैं सॉरी, साइन थीटा इक्वल्स टू आर बाई एल, आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, एल साइन थीटा आ जाएगी। ठीक है सर, ये भी समझ में आता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सर एक बात इसमें नोटिस करने वाली ये है कि आप इसमें क्या क्या बनाएंगे। देखो जैसे ऐसे बना हुआ ना, तो आपने सर इस पर बाहर की तरफ फोर्स बना दिया एम ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है, ये एंगल थीटा, ये टेंशन टी, है ना, नीचे की तरफ फोर्स क्या लगेगा, एम जी, टेंशन टी एम ओमेगा स्क्वायर आर, एम जी नीचे लग रहा है, ठीक है डियर। तो आप कहेंगे सर ये भी थीटा बन जाएगा, और इसमें टी का कंपोनेंट करो, ये क्या आएगा, टी कोस थीटा, और ये क्या आएगा, टी साइन थीटा आएगा। सही कह रहा हूँ ना, दोनों इक्वेशंस क्या बनेंगी बैलेंस करने से, टी साइन थीटा इक्वल्स टू एम ओमेगा स्क्वायर आर, इक्वेशन नंबर 1, और टी कोस थीटा इक्वल्स टू एम जी, ये बन जाएगी इक्वेशन नंबर 2। टी साइन थीटा इक्वल्स टू एम ओमेगा स्क्वायर आर और टी कोस थीटा इक्वल्स टू एम जी, ये इक्वेशन यहाँ पर बन जाएंगी। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। टारगेट क्या था, क्या फाइंड आउट करना था अपन को, ओमेगा, जिसके लिए सिस्टम क्या रहे, इक्विलिब्रियम पे रहे। तो सर आपको ओमेगा निकालना है, थीटा वीटा सब आपको पता है, तो आप एक काम कीजिए, इस इक्वेशंस में ये टी है ना, ये टेंशन देखो, ये टेंशन टी बोलोगे, इस पूरे सेकंड जो टेंशन है वो इस टेंशन के बराबर रहेगा, और ये किसके बराबर है, एम जी के। ओहो, इसका मतलब एक बात समझ में आ रही है कि टी की वैल्यू तो एम जी के बराबर है भाई साहब, यहाँ पर टी की वैल्यू क्या है, एम जी के बराबर है। तो आप पुट कर दो कि जैसे आपको यहाँ से ओमेगा निकालना है, तो टी की वैल्यू तो एम जी पुट कर दो, साइन थीटा आप जानते ही हैं, और एम दे रखा था, ओमेगा आपको फाइंड आउट करना था, और आर के लिए क्या बन जाएगी, एल साइन थीटा बन जाएगी। नहीं समझे, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा कितना जाएगा, एम जी बाई एम एल, ओमेगा इक्वल्स टू एम जी बाई एम एल अंडरूट के अंदर। ठीक है, सिंपल सी कैलकुलेशन आपने की, इसका आंसर आया। क्या सिखाता है ये क्वेश्चन आपको कि इस रस्सी में पूरे में टेंशन तो एक ही है ना भाई, तो वो टेंशन की वैल्यू यहां से आ गई, और बाकी इसकी कैलकुलेशन तो अपने कल ही कर ली थी। अरे भाई ये बताओ, जब हमने पेंडुलम बनाया था, सॉरी कॉनिकल पेंडुलम बना के अपन लॉजिक लगा रहे थे, क्या ऐसी इक्वेशंस पहली बार बना रहे हो क्या आपने, पहली बार थोड़ी किया भाई, ये चीजें आपने कल ही कर ली थी। नया क्या मिला, ये इस तरीके से कैलकुलेट करके हमने इसको सोल्व कर लिया, ओमेगा अपने निकाल लिया। समझ गए ना डियर, नोट करो जल्दी से। देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसकी एक बार लैंग्वेज को पढ़िए ढंग से, और ये दे रखे हैं इसके ऑप्शन है ना, फिर इसको सोल्व करते हैं अपन मिलके, है ना। देखिए, ए पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ ए कांस्टेंट रेडियस r such that its centripetal acceleration is ac is varying with time t as ac equals to k square r t square where k is a constant। मतलब इसने अपन को क्वेश्चन में एक रिलेशन दिया, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन उसने दिया क्या, के स्क्वायर आर टी स्क्वायर, ऐसा उसने खुद बोला कि जो एक्सेलरेशन यहाँ पर है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है आप ये कंसिडर करेंगे जो इसने बोला, ओके। और के यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है, आर रेडियस थी वो कांस्टेंट थी, मतलब टाइम के हिसाब से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वेरिएबल है, ओके। द पावर डिलीवर्ड टू द पार्टिकल बाय द, यहाँ पर नेट फोर्स एक्टिंग कर देना ना, नेट फोर्स एक्टिंग। तो पावर डिलीवर, पावर का क्या लॉजिक है, अब
वर्क पावर एनर्जी के अंदर आप पढ़ चुके हैं पावर डिलीवर्ड जो है, अपन अगर फोर्स गिवन होता है और किसी इंस्टेंट पे वेलोसिटी वगैरह पता होती है तो अपन एफ डॉट वी से निकालते हैं पावर डिलीवर्ड। ठीक है ना, ये आपने पहली बार नहीं देखा होगा, ये भी आप पहले पढ़ चुके हैं। पावर का सिंपल डेफिनेशन क्या होती है, डी डब्ल्यू बाई डी टी, बोले तो रेट चेंज ऑफ वर्क, रेट चेंज ऑफ एनर्जी आप इसमें पावर कह सकते हैं। ठीक है, ओके सर, ये बात हम जानते हैं। आप इसको कैसे रिलेट करोगे? क्वेश्चन तो हमको समझ में आ गया कि एक पार्टिकल जो है एक सर्कुलर मोशन में है जिसकी रेडियस कितनी है, यहाँ पर आर है, और उसका जो एसी है मतलब सेंटर की जो एक्सेलरेशन जो रहेगा वो एसी इतना है, कितना, के आर स्क्वायर, सॉरी के स्क्वायर आर टी स्क्वायर। आप कहोगे सर एक काम कर सकते हैं अपन, एसी जो होता है वो वी स्क्वायर बाई आर होता है। सर बिल्कुल होता है, तो यहां से आप वी निकाल सकते हो। वी निकालें, वी कितना आता है चेक करते हैं। चलो वी की वैल्यू जाएगी, आर को चले जाओगे तो वी स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर आर स्क्वायर टी स्क्वायर, तो वी की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको, के आर टी मिलेगी। अगर मैं वी को डिफ्रेंशिएट कर दूं तो मुझे ए टी मिल जाएगा। यहां से देखो ए सी पता था, ए टी निकाल लिया। अरे भाई डी बाई डी टी होता है ना ए टी, हाँ सर होता है, तो ये कितना मिला आपको, के आर मिला। और आपको जब ए सी और ए टी दोनों पता है तो क्या दोनों का नेट जो होता है ये पता नहीं है क्या? हाँ सर, दोनों का नेट एक्सेलरेशन हम निकाल सकते हैं सर। ए नेट आता है, वो क्या आता था, ए सी का स्क्वायर ए टी का स्क्वायर का रूट। बोलिए, बिल्कुल सही बात है सर, ए सी का स्क्वायर ए टी का स्क्वायर का रूट अपन नेट एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। अच्छा जी, एक बात बताओ, अगर नेट एक्सेलरेशन आ गया, अगर उस नेट एक्सेलरेशन को मैं मास से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या नेट फोर्स नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा सर। और नेट फोर्स और वेलोसिटी के बीच, वेलोसिटी तो ऐसी होगी ना, के बीच का एंगल नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं। तो क्या आप इनका डॉट नहीं कर सकते, एफ इक्वल सॉरी पी इक्वल टू एफ डॉट वी? मैं करता हूं, रुको। यहां तक नोट कर लिया आपने, एक बार नोट कर लीजिए। एसी दे रखा था वी स्क्वायर बाई आर करके, यहां से मैंने वी निकाला पहले और वी का डिफरेंशिएट किया तो मुझे एटी मिल गया। तो एटी और एसी दोनों मिल गए, मैं ये मिटा दूं क्या? देखना, एटी और एसी आपको जब भी नोट करने होंगे स्क्रीन को रोकिएगा, नोट कीजिएगा, है ना। एसी सर हमने निकाल लिया, कितना, एसी की वैल्यू आ गई यहां से के स्क्वायर आर टी स्क्वायर, और एटी की वैल्यू आ गई सर, एटी की वैल्यू कितनी है, के इंटू आर है कि नहीं है? बिल्कुल है सर। तो आप या तो वेक्टर फॉर्म से सॉल्व कर लो, बढ़िया रहेगा आपके लिए, या फिर आप बीच में एंगल निकालो। मैं वेक्टर फॉर्म से करके दिखाऊं? वेक्टर फॉर्म से आप बताइए सर कैसे करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर पार्टिकल को माना अपनी मर्जी से, तो एक एक्सेलरेशन इधर की तरफ है, एक इधर की तरफ मैंने बोला हुआ है भाई, ओके, और वी इधर ही बोला हुआ है। तो वी को मैं क्या लिख दूं वेक्टर फॉर्म में, वी को सर आप लिख दीजिए क्या, वी जे कैप, देखो, हाँ सर। और ए को क्या लिख दूं वेक्टर फॉर्म में, ए को सर एक इधर की तरफ भी है ऊपर भी है, तो इधर तो क्या लिखोगे, माइनस ए सी आई कैप, आई कैप होगा ना इधर माइनस का, और ऊपर क्या मिलेगा, ए टी जे कैप मिलेगा। अगर इसको मास से मल्टीप्लाई कर दे तो मास से मल्टीप्लाई कर दे क्या बन जाएगा, ये पूरा का पूरा फोर्स बन जाएगा। तो क्या मैं से लिख दूं, जो एफ वेक्टर आएगा वो आएगा माइनस एम ए सी आई कैप प्लस एम ए टी जे कैप। हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है। एक बात बताओ, आप लोगों ने यहां पर कैलकुलेशंस करके एसी और एटी की वैल्यू निकाल रखी है, पुट कर दो। एम एसी, एसी की वैल्यू कितनी निकाल रखी है भाई, के स्क्वायर आर टी स्क्वायर आई कैप। ये काम करते हैं, इसकी वैल्यू बाद में पुट कर देंगे। अभी एक बात सोचिए कि आप पावर निकालेंगे तो वो क्या मिलेगी, एफ डॉट वी मिलेगी ना। क्या ये एफ है, क्या ये वी है? क्या डॉट करना आता आपको? बिल्कुल सर। आई का आई से, अरे इसमें आई नहीं है तो जीरो जाएगा। जे का जैसे कीजिए, एम ए टी इंटू वी, एम ए टी इंटू वी आंसर आ जाएगा। चलो पुट करते हैं, एम की वैल्यू एम है, ए टी वैल्यू पुट करो के इंटू आर, और वी कितना है, वी निकाला था ना, देखो के आर टी है। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन, मैं एग्री करता हूं, लेकिन एग्जाम में आ सकता है भाई, अच्छा क्वेश्चन है। तो यहां से क्या बन जाएगा, यहां से बन गया एम के स्क्वायर, देखो
आर का स्क्वायर और टी, एम के स्क्वायर आर स्क्वायर टी, क्या आंसर आ जाएगा? सेकंड आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा इतना तो, है ना। तो आप ये हल्के फुल्की जो वैरायटी है वो इजीली सोल्व कर सकते हैं। सर अगर हम इस तरीके से वेक्टर से नहीं कर सकते तो और आइडिया दो आप कैसे करना चाहिए था हमको। तो मैं कहता रहा हूं आप एसी और एटी का नेट निकाल लो, फिर ये एंगल निकालना पड़ेगा। जब आप इसको लिखेंगे पूरा तो क्या बनेगा? एफ वी कोस थीटा बनेगा। इस ट्रायंगल से कोस थीटा निकाल लेना, एफ आप निकाल चुके हैं, वी आप निकाल चुके हैं, सोल्व कर लेना, उससे भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। देखिए आपको एक अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, बढ़िया क्वेश्चन है। एक रोड है, ठीक है सर, एक रोड है, इसके साथ एक रस्सी ऐसे और एक ऐसे बांध रखी है, यहाँ पे पत्थर बांध रखा है, स्टोन जो भी है, या ब्लॉक दिया है शायद, हाँ ब्लॉक दिया है ना 4 kg का। कितने kg का ब्लॉक है? 4 kg का। अब क्या कर रहे हैं, इसको घुमा रहे हैं ऐसे, ये ना, ये पूरी रोड ऐसे घूम रही है ओमेगा से, तो पत्थर वो ऐसे मोशन कर रहे थे चारों तरफ। कैसा मोशन है ये? हॉरिजॉन्टल है, देखो इसका प्लेन भी हॉरिजॉन्टल है ना, तो आप कह सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन होएगा सर। तो ये क्वेश्चन तो समझ में आ गया कि अपने जो पढ़ रहे हैं उस वैरायटी में चला गया ये क्वेश्चन। अब पढ़िए आगे, एक एक लाइन पढ़ ढंग से। ए 4 kg ब्लॉक, ए 4 kg ब्लॉक इज अटैच टू ए वर्टिकल रोड बाई मीन्स ऑफ 2 स्ट्रिंग ऑफ इक्वल। ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है, ये 5 मीटर दी है तो ये भी कितनी होगी? 5 मीटर। स्ट्रिंग कौन सी है दोनों? ये स्ट्रिंग है दो, एक ये रही और एक ये रही। रोड कौन सी है? ये, ठीक है, ओके सर। आगे क्या बोला? व्हेन द सिस्टम रोटेट अबाउट द एक्सिस टू द रोड द स्ट्रिंग आर एक्सटेंड एज शोन इन फिगर। मतलब सिस्टम को जब ओमेगा से घुमाते हैं तो सिस्टम जब वो एक्सटेंड होके ये ऐसे घूम रहा होता है। कौन? ये 4 kg का जो ब्लॉक है वो घूम रहा है। ठीक है, वो तो बात समझ में आ ही रही है, पहले से समझ में आ रही थी पूरी कहानी। तो इसने ये समझाने की कोशिश किया कि आपको 4 kg का यहाँ पर ब्लॉक मानना है, ये 5 मीटर लेंथ माननी है, ये 5 मीटर लेंथ माननी है, ये 8 मीटर लेंथ माननी है। अब आप सोचिए, जब ये 8 मीटर है तो ये कितनी जाएगी? 4, ये 5 है, ये 4 है, ये लेंथ कितनी आएगी? एंगल आ जाएगा, एंगल आ जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोला? हाउ मेनी रिवॉल्यूशन पर मिनट मस्ट बी द सिस्टम मेक इन ऑर्डर फॉर द टेंशन इन द अपर कॉर्ड इज 20 kgf। kgf क्या होता है सर? ये 20 kgf का मतलब क्या? 20 kgf अगर कभी लिखा मिल जाए, देखो ये न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में ही आप पढ़ के आ चुके हैं। kgf का मतलब किलोग्राम फोर्स कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? किलोग्राम फोर्स। तो आप इसको हमेशा 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे ना, जैसे 20 kgf को अगर आप 10 से मल्टीप्लाई कर दो 200 बन गए तो ये न्यूटन में आ जाएगा। तो आप कह सकते हैं 200 न्यूटन के बराबर होता है 20 kgf। तो इसका मतलब इसमें टेंशन आपको क्या दे रखी है? इसने 200 न्यूटन दे रखी है। तो आप इसमें समझे कि आपसे इसने हाउ मेनी रिवॉल्यूशन पर मिनट, ओमेगा पूछा है आपसे। क्या पूछा है इसने? कितने ओमेगा से घुमाए, लेकिन ये पर मिनट पूछा है, पर सेकंड नहीं। आप सोच सकते हैं आराम से। ठीक है, एक काम करूंगा, इस क्वेश्चन को होमवर्क में भेजूंगा आपके लिए ना, आप खुद इसको करके देखेंगे। इसमें टेंशन बराबर थोड़ी रहेंगी। इसमें आप T1 मानना है, इसमें आप क्या मानोगे? T2। T1 की वैल्यू तो आपको गिवन है, ये देखिए। और बाहर की तरफ क्या लगेगा? इस पर एम ओमेगा स्क्वायर आर। इसका सर्कुलर पाथ ऐसे बनेगा। इतने हिंट दे दिए, काफी रहे आप लोगों के लिए। ठीक है, सर्कुलर पाथ बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है सर। और सर्कुलर पाथ के साथ साथ में क्या, यहाँ पर तो टेंशन T1 T2 है, उनके कंपोनेंट आप करोगे, बैलेंस करोगे फोर्स को, इक्वेशंस आएंगी, आपके आंसर आ जाएंगे। दूसरे वाले पार्ट में क्या पूछा? बी पार्ट में, व्हाट इज द टेंशन इन द लोअर कोड। कोड मतलब इस रस्सी की बात कर रहा है, इसमें टेंशन मतलब T2 की वैल्यू बताइए। तो क्या आप T1 और T1 की वैल्यू तो पता ही है, क्या T2 की वैल्यू उन इक्वेशंस में से नहीं निकाल सकते? क्या कर सकते हैं? अगली क्लास में अपन सबसे पहले इसी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। ये आपका होमवर्क रहेगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? नोट कीजिए। कोई बच्चे इसमें सोच रहे होंगे सर ये भी हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन का ही क्वेश्चन है क्या? क्यों नहीं है? नोटिस तो करो कैसा इसमें बन रहा है। ये इसका जो पाथ है
ये इसका प्लेन जो है वो किसमें, हॉरिजॉन्टल में ही है ना, तो ये हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन का ही क्वेश्चन है। ओलंपियाड में आया हुआ क्वेश्चन है ये। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अपन सर्कुलर मोशन में ठीक है हमने छोटे मोटे बेसिक्स बनाए। अब मैं चाहता हूं कि आपने जब बैंकिंग ऑफ रोड पढ़ा होगा, मतलब जैसे आप देखते हो जैसे जहाँ पे घुमाव होता है, सर्कुलर सा घुमाव मिलता है रोड वगैरह पे, तो वहां पे रोड थोड़ी सी दूसरी साइड से उठा देते हैं वो लोग, ताकि वो गाड़ी बिल्कुल सेफली निकल जाए। ठीक है ना, तो अपन एक हेडिंग डाल सकते हैं क्या, बैंकिंग ऑफ रोड। ये हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन का ही पार्ट है ना। इसका कैसे सर एप्लीकेशन चलेगा हमारे लिए, हमारे इसमें काम की चीजें क्या रहेंगी, उसकी बात करते हैं। तो आप कुछ केसेस बनाइए, देखो वहां से क्लियरिटी आएगी। केस फर्स्ट में एक ऐसा ले रहा हूँ जिसमें मैं कोई बैंकिंग नहीं कर रहा, मतलब रोड को बिल्कुल भी मोड़ नहीं रहा। ठीक है ना, मैं आपको ऐसा केस दे रहा हूँ कि जैसे ये सर्कुलर ट्रैक है, रोड है ऐसी सर्कुलर ट्रैक की है। ठीक है ना, एक गाड़ी जो है इसको पार कर रही है। अब आपको पता है कि अगर फ्रिक्शन नहीं होगा यहाँ पर तो समस्या है, गाड़ी सर्कुलर पे घूम ही नहीं सकती, फ्रिक्शन तो जरूरी है। ठीक है ना, तो जैसे ही ये गाड़ी इसमें घूम रही होगी तो मान लेते हैं कि जो ट्रैक बना रखा है ना, इसकी जो रेडियस है वो कितनी लेके चल रहे हो आप, आर रेडियस लेके चल रहे हो। तो गाड़ी पर बाहर की तरफ एक फोर्स लगेगा क्या, एम बी स्क्वायर अपॉन में आर, और अंदर की तरफ एक लगेगा फ्रिक्शनल फोर्स एफ एल। मतलब यहां पर मैं म्यू नॉट इक्वल टू जीरो लिख रहा हूँ, म्यू समझ गए ना, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट। तो इसका मतलब आप समझ जाएंगे सर एक ऐसा केस ले रहे हैं जिसमें बिल्कुल सर्कुलर टाइप की एक रोड है, फ्रिक्शन वहां पर अवेलेबल है, और यहाँ पर मिनिमम सेफ स्पीड निकालना चाहते हैं सर हम, मिनिमम सेफ स्पीड। समझ गए, मिनिमम सेफ स्पीड का मतलब कि मैं गाड़ी को, यहाँ पे जो गाड़ी चला रहा हूं मैं, कितनी स्पीड से निकालू ऐसे मिनिमम सेफ, ताकि गाड़ी मेरी ना बाहर गिरे ना अंदर गिरे, अंदर तो गिरेगी भी नहीं। ठीक है ना, गाड़ी बाहर ना गिरे मेरी, कितनी मिनिमम सेफ स्पीड रहेगी। तो आप कहेंगे कि सर दोनों फोर्स को बैलेंस कर दो, और यहाँ पर जो फ्रिक्शन फोर्स है वो मैक्सिमम लगा दो, कितना आपको पता है, म्यू एम जी लिखोगे आप, क्योंकि म्यू नॉर्मल फोर्स क्या बनेगा, एम जी के बराबर बनेगा ना। तो आप मिनिमम सेफ स्पीड के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं फॉर मिनिमम सेफ स्पीड के लिए आपको लिखना पड़ेगा कि म्यू एम जी अगर बड़ा और बराबर रहा किससे, एम बी स्क्वायर अपॉन में आर से, तो कभी भी गाड़ी जो है वो बाहर की तरफ जाके गिरने वाली नहीं है। ठीक है डियर, तो आप कहेंगे ये मैंने क्या लिख रखा है, फ्रिक्शन फोर्स ना लिमिटिंग। तो आप कहेंगे सर एम से एम कट कर दो, तो यहाँ से म्यू आर जी, ठीक है ना, का अंडर रूट लेस देन इक्वल टू वी। तो मिनिमम सेफ स्पीड क्या रही बताओ इसमें, इसमें मिनिमम सेफ स्पीड रही है लेस देन इक्वल टू है ना, तो ये हो गई म्यू आर जी। अरे कुछ बच्चे इसमें बहुत कन्फ्यूजन में आते हैं, जैसे म्यू लेस देन वन लिखा है, इसका मतलब क्या होता है, म्यू लेस देन वन का मतलब, या वी लेस देन वन लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि वी की वैल्यू या तो वन होगी या जीरो होगी या माइनस वन या माइनस टू, ऐसे कुछ नहीं समझे। मतलब वी की वैल्यू वन या वन से छोटी होगी तो मिनिमम से मिनिमम, अच्छा मिनिमम सेफ स्पीड नहीं लिखेंगे इसको, मैक्सिमम सेफ स्पीड लिखो, क्योंकि आप उनको भाई मिनिमम से रोक ही दो, सेफ ही है। गलती हो रही है ना अपन से, सोचिए अगर मैं कह दूं मिनिमम सेफ स्पीड बोलूंगा तो रोक ही दो सर, मिनिमम क्या रुक जाएगी, सेफ है गाड़ी। मैक्सिमम सेफ स्पीड अपन को निकालनी थी, जो मैक्सिमम सेफ स्पीड है वो यहाँ से कितनी जाएगी, इतनी मिलेगी। ठीक है, इसमें कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत नहीं है, हमने कैलकुलेशन की, इतना आंसर मिला। अगर मैं आपसे कहूँ एक्स लेस देन 5 है, तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 5 हो गई, 4 हो गई, 3 हो गई, 2 हो गई, 1 हो गई, 0 हो गई, ऐसे ऐसे चलता जाएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 5 ही तो होगी। ठीक है ना, तो इससे ये कैसे पता किया मैंने, मैं वो लिख दिया आपके सामने, तो कन्फ्यूजन में नहीं आओगे। तो कहने की कोशिश कर रहा हूँ क्या, कि अगर यहाँ पर हम केस फर्स्ट ऐसा ले जिसके अंदर फ्रिक्शन अवेलेबल है, बिना फ्रिक्शन तो ऐसे यहाँ पर रोटेट ही नहीं कर सकते थे अपन,
मतलब घूम ही नहीं सकते थे, ठीक है ना, फ्रिक्शन अवेलेबल है यहाँ पर। लेकिन हम चाहते हैं कि मैक्सिमम सेफ स्पीड क्या रहेगी गाड़ी की, तो वो अपना आंसर क्या रहेगा, म्यू आर जी, और म्यू वो क्वेश्चन में देगा। समझ गए मेरी बात, नोट करो। क्या ये हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन चल रहा है? हाँ जी बिल्कुल, हॉरिजॉन्टल में ये पूरा केस देखने को मिला। अब अपन इसमें लेंगे केस टू। केस टू में मैं आपसे कह दूं कि मान लेते हैं एक बार फ्रिक्शन जीरो समझो दिया, फ्रिक्शन जीरो होगा तो क्या इसमें हम घूम सकते हैं क्या गाड़ी को लेके? बिल्कुल भी नहीं सर, ये ऐसा केस पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। आप भी समझ सकते हैं ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर फ्रिक्शन जीरो रहेगा तो फिर ये अंदर की तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स वो कौन लगाएगा, और फिर एम वी स्क्वायर अपने और कोई बैलेंस कर नहीं पाएगा, गाड़ी बाहर चली जाएगी। तो कहने का मीनिंग ये है कि यहाँ पर म्यू इक्वल टू जीरो कर दोगे तो आप इस यहाँ मैक्सिमम सेफ स्पीड नहीं निकाल सकते। फिर क्या करना पड़ेगा, अब आपको यहाँ पर बैंकिंग करना पड़ेगा, मतलब रोड को थोड़ा सा ऐसे करना पड़ेगा। समझे, जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस तरीके से पहले ऐसे सर्कुलर में पाथ में थी ये रोड, ठीक है ना, तो गाड़ी ऐसे निकल जा रही थी, फ्रिक्शन था। लेकिन मैं फ्रिक्शन जीरो कर दूं मान लो, तो फिर मुझे रोड को थोड़ा ऐसे करना पड़ेगा ऐसा, अब गाड़ी यहाँ से निकल जाएगी सर्कुलर पाथ में, है ना। तो वही बना रहा हूँ मैं, एक केस करेंगे, बाकी ये 3 और 4 केस अपना अगली क्लास में करेंगे, ठीक है ना। सिंपल सा केस है, देख लेते हैं। तो आप समझो जैसे ये रोड है, ये रोड थी, है ना, इसको मैंने इस वाले पार्ट को थोड़ा सा ऐसे उठा दिया ऐसे, और फिर अगर मैं इसको यहाँ से कट करूँ तो आपको ऐसा व्यू दिखाई देगा, आप समझने की कोशिश करो, आपको कुछ ऐसे दिखाई देगा। ये रोड है, सर्कुलर थी ऐसे, ऐसे थी ये, लेकिन ऐसे थोड़ा हमने तिरछा कर दिया, देखो ये एंगल थीटा, ये क्या है, बैंकिंग एंगल है। कितना एंगल पे इसको हमने सड़क को थोड़ा सा ऐसे उठा दिया, समझ गए ना। आपको ये व्यू दिख रहा है, ऐसे इंक्लाइन, ऐसे एंगल, यहाँ पर ये वाला एंगल देख पा रहे हो आप, समझ पा रहे हो ना क्या बोल रहा हूँ। जैसे ये था ना, ये सड़क मान लो एक बार इसको, तो आपने इसको ऐसे कर दिया, तो आपको तो फिर ये ऐसे दिखाई देगी, ये वाला पार्ट ऐसे, ये कुछ एंगल थीटा दिखाई दे रहा है। हाँ सर, ऐसे देखो, ऐसे, है ना। और जो गाड़ी है वो इसके ऊपर, ये गाड़ी का बैक व्यू है, बैक व्यू, गाड़ी ऐसे जा रही है इसमें, ऐसे ऊपर नहीं जा रही है, ऐसे जा रही है गाड़ी, अगर आप समझ पा रहे हो 3D के अंदर डायग्राम है ना। चलो सर, ये बात भी समझ में आती है। अब ये सर्कुलर पाथ भी होगी तो बाहर की तरफ क्या लग रहा होगा इसके ऊपर, एम बी स्क्वायर अपॉन में आर लग रहा होगा। मान लेते हैं इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, आर, ये सर्कुलर पाथ बनाओ ना ऐसे, इसकी रेडियस आर है। इस पे सर ऊपर की तरफ क्या लग रहा होगा, नॉर्मल फ्रिक्शन कहीं है नहीं, नीचे का लग रहा होगा इस पर, एम जी लग रहा होगा। तो सर आप बैलेंस कीजिए सही फोर्स को, कैसे, मैंने एक लाइन ऐसे बनाई और एक ऐसे बनाई, ये थीटा, तो ये भी क्या होता है, थीटा होता है, सबको पता है, न्यूटन लॉ मोशन में आप ये भी पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। आप इसके कंपोनेंट कीजिए एम जी के, ये क्या आएगा, एम जी कोस थीटा, और ये क्या आएगा इधर की तरफ, एम जी साइन थीटा आएगा, ठीक है सर। ऐसे ही यहाँ पर अगर मैं आपसे कहूँ तो ये एंगल भी कितना बनेगा, थीटा बनेगा ना, अगर थीटा है तो। हाँ सर, इसी का कंपोनेंट करो इसके, तो ये क्या बनेगा बताओ, एम बी स्क्वायर अपॉन में आर कोस थीटा बनेगा, और ये क्या बनेगा इधर की तरफ, एम बी स्क्वायर अपॉन में आर साइन थीटा बनेगा। तो क्या ये गाड़ी इधर गिरनी चाहिए ना, क्या ऊपर ऊपर जानी चाहिए ना, ये गाड़ी सेफली निकलनी चाहिए, तो आप क्या कहोगे, फॉर सेफ स्पीड, ठीक है ना। तो वो क्या करोगे आप, दोनों फोर्स को बैलेंस कर दो, ये फोर्स इक्वल टू ये फोर्स, तो आपने एम जी साइन थीटा को बैलेंस किया एम बी स्क्वायर अपॉन में आर कोस थीटा से। यहाँ से आप एम से एम कैंसिल कर देंगे, तो वी की वैल्यू कितनी जाएगी, देखो जी आर एन थीटा आ गया। ये सर मिनिमम है कि मैक्सिमम, ना ये मिनिमम है ना ये मैक्सिमम, ये तो फिक्स वैल्यू है। सोचिए अगर मैं इससे ज़्यादा स्पीड कर दूंगा तो ये एम बी स्क्वायर पर में आर की वैल्यू बढ़ जाएगी, तो गाड़ी इधर जाएगी, गिर जाएगी। अगर मैं इसे कम कर दूंगा तो गाड़ी नीचे चली जाएगी, मतलब एग्जैक्टली गाड़ी ऐसे जा रही है, ठीक है ना। लेकिन सोचो अगर ये जैसे इस पे ऐसे तिरछी रोड हो गई और इसके ऊपर ये गाड़ी ऐसे निकल रही है, मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल ये गाड़ी, ठीक है ना, ये जो मैंने ढक्कन लिया, ये गाड़ी, ठीक है ना, अब ये ऐसे निकल रही है इसके ऊपर से, ये ऐसे निकल रही है इसके ऊपर से। सोचो अगर ऊपर वाला फोर्स ज़्यादा हो गया तो फिर ऐसे ही चली जाएगी ये, अगर इधर वाला फोर्स ज़्यादा हो गया फिर नीचे गिर जाएगी ऐसे, ठीक है ना। निकल ऐसे रही थी ये गाड़ी यहाँ से। तो सर ये दोनों बराबर होने चाहिए,
और उसके लिए एक फिक्स वैल्यू होगी स्पीड की, इससे कम भी नहीं चलेगा, इससे ज्यादा भी नहीं चलेगा। GR tan थीटा एक ऐसा केस जिसमें फ्रिक्शन ना हो तो भी गाड़ी को हम सेफली निकाल सकते हैं अगर उसकी स्पीड अपन इतनी बना के रखेंगे तो आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी दे सकता है। वो डाटा देगा, वो कहेगा कि रोड बैंकिंग की हुई है, रोड का बैंकिंग एंगल बोल देगा 45 डिग्री है, ठीक है ना, और मान लेते हैं कि जिस ट्रैक में वो घूम रही है उसकी रेडियस दे देगा आपको, वो कहेगा कि मिनिमम सॉरी वो कहेगा आपको सेफ स्पीड निकाली, इसे मिनिमम मैक्सिमम वर्ड नहीं बोलेगा वो, ठीक है ना। तो सेफ स्पीड वो कितनी रहेगी, GR tan थीटा रहेगी। इस बार फ्रिक्शन की आवश्यकता पड़ी क्या, नहीं, बैलेंस कर दिए दोनों को, ठीक है ना। इस तरीके से आप इनको कर सकते हैं, नोट करो। ठीक है डियर, फिर इसी कॉन्सेप्ट को अपन आगे लेके चलेंगे। अगला केस जो है वो दो केस और हैं, इंपॉर्टेंट केस हैं, उनको अपन अगली क्लास में करेंगे, और न्यूमेरिकल भी उस पर अगली ही क्लास में करेंगे, ठीक है ना। थैंक यू सो मच।